जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं CGPSC 75 डे चैलेंज और हम करेंगे आज सितंबर का सेकेंड पार्ट, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ जो सोसाइटी और योजना के प्रश्न रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी इसमें से आर्थिक घटना अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र के तीव्र विकास के को अन्य क्षेत्र के पतन के रूप में जिम्मेदार ठहराती है? तो ये कौन सा फिनोमिना है, ठीक है ना? इकोनॉमी रिसोर्स क्रश या फिर संसाधन का श्राप, इसको बोलते हैं डच डिजीज बोलते हैं, या फिर इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, या फिर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर औद्योगिक विस्थापन बोलते हैं। तो ये जो घटना है, जो होता है क्या है कि एक सेक्टर में आप फोकस करोगे तो दूसरे सेक्टर में आप क्या हो गया, उसका जो तीव्रता है कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल पंजाब में एग्रीकल्चर में ज्यादा फोकस किया तो उसका इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं जा पाया। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है अर्थव्यवस्था में, उसको हम लोग बोलते हैं डच डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच डिजीज बोलते हैं। ठीक, पहला का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट लेके आया था, अब बताना है उसके हिसाब से भारत का जीडीपी पर कैपिटा, नॉमिनल टर्म में बताना है भारत का जीडीपी पर कैपिटा कितना है और कौन सा रैंक है। ठीक है, तो आपको बताना है ये 2,22,000 है, ठीक, 2,25,000 है, 2,20,000 है, या 2,25,000 है, और रैंक में भारत का क्या है, 41वां रैंक है या 44वां रैंक है। तो आपको बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रैंक जो है वो कौन सा रैंक है, जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से हम लोग हैं 141, ठीक है ना, 141वां। ठीक, और साथ में आपका जो पर कैपिटल इनकम कितना है, वो है 2,25,000। तो आपका हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 2,25,000 आपका पर कैपिटा है। और अगर हम देखा जाए तो पर कैपिटा हम लोग का जो जीडीपी है बहुत ही कम है। अगर हम लोग ओवरऑल जीडीपी देखेंगे तो उसमें भारत का जो जीडीपी है पीपीपी टर्म में आ जाएगा, आपका थर्ड नंबर पे है, और नॉमिनल टर्म में आपका हो जाएगा 5वां है। ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में बहुत ही हम लोग पीछे हैं। ठीक, यानी कि बता रहे हैं कि कुछ लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है, लोगों के पास उतना नहीं है। अगला प्रश्न ये बता रहा है कि जो आर्थिक विकास जो रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक में, उसमें बताया गया मध्य आय जाल या फिर मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में बताया गया है। तो ये जो मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, ये क्या होता है, एक निम्न आय वाले देश को मध्य आय की स्थिति में जाने में असमर्थता बताती है, या दूसरा एक मध्य आय वाले देश को उच्च आय की स्थिति में प्राप्त करने में कठिनाई बताता है, या तीसरा आर्थिक विकास के लिए किसी देश के विदेशी सहायता पर निर्भरता को बताता है, मिडिल ट्रैप, या उच्च मुद्रास्फीति को स्थायी आर्थिक विकास को रोकती है, जो इन्फ्लेशन है वो आपके आर्थिक विकास को रोकती है। नहीं, गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, एक जो मध्य मिडिल इनकम ट्रैप मतलब क्या होता है, अगर जो मिडिल इनकम कंट्री है वो क्या है कि हाई इनकम में नहीं पहुंच पाती और ट्रैप में फंस जाते हैं, उसको मिडिल इनकम ट्रैप, और उसमें वर्ल्ड बैंक ने भारत के संदर्भ में कहा था, इसी कारण न्यूज में था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, तो अब बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो कौन सा प्रति व्यक्ति आय का जो दायरा है मध्य आय वाले देश को परिभाषित करता है। तो क्या है, पर कैपिटल इनकम के हिसाब से वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलप कंट्री बोलता है, डेवलपिंग कंट्री बोलता है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्री बोलता है, ठीक है ना, हाई इनकम लो इनकम कंट्री बोलता है। तो अब इसमें बताना है कि जो मिडिल इनकम वाला है, मध्य आय वाला देश है, उसके लिए वो कौन सा है। तो ये है, क्या बोलते हैं, अप टू $1,135, दूसरा 1,136 से $13,845, ठीक, इसको मिडिल इनकम बोलते हैं, या फिर 13,846 से 20,000, ठीक, और चौथा $20,000 से ऊपर। तो हमको बताना है कि मिडिल इनकम कंट्री किसको बोला जाता है। तो मिडिल इनकम कंट्री बोला जाता है जो $1,136 से $13,845 को बोलते हैं मिडिल इनकम। अगर भारतीय रुपयों में बताया जाए, अभी जैसे कि जो चल रहा है यूएस डॉलर 85, एक यूएस डॉलर जो 85 रुपए के आसपास चल रहा है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा कि 93,000
1 से 11,37,000 हो जाएगा, 37,000 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्था कौन सा था, मतलब है, और वो उसे कब स्थापित किया गया था? तो इसका अभी 50 साल हुआ था, ठीक है ना, इसलिए न्यूज में था। और माइक्रो फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो जो पहला जो संस्था जो कोऑपरेटिव के रूप में जो डेवलप हुआ था वो कौन सा था? एसकेएस फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस, दूसरा सेवा बैंक, तीसरा बंधन बैंक, चौथा ग्रामीण बैंक। तो आपको बताना है जो सबसे पहला जो संस्था था जिसको माइक्रो फाइनेंस टैग मिला था वो कौन सा है? वो सेवा बैंक है। तो जो महिलाएं वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए खोला गया था, तो सेवा बैंक 1974 में स्टार्ट हुआ था। तो 50 साल हुए थे, इसीलिए न्यूज में था। अगला प्रश्न ये है कि भारत के आर्थिक औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, ठीक है, जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, में कितने गलियारे बनाने की योजना है? 6, 11, 8 या 5? तो अलग अलग गलियारा बनाने के लिए बनाया गया है ये कार्यक्रम। तो कितने हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जो पीएम गति एक जो राष्ट्रीय पहल है, निम्नलिखित कौन से क्षेत्र के सुधार के लिए उद्देश्य से बनाया गया है? पहला मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के लिए, तीसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए, चौथा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो आपको बताना है कि ये जो पीएम जो गति शक्ति है किस क्षेत्र को के लिए बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक। आंसर हो गया बी हो गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी ने वर्धमान पोर्ट का आधारशिला किस राज्य में रखा? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो नया पोर्ट, जैसे कि नया पोर्ट जो बना है उसका आधारशिला रखा है वो कौन से राज्य में? वर्धमान। तो ये आपका है कहाँ पे? महाराष्ट्र में ये पोर्ट का शिलान्यास रखा है। अगला प्रश्न है कि जो भारत में जो ट्रेड के बारे में क्वेश्चन है, भारत के समुद्री व्यापार का कितना प्रतिशत मात्रा और मूल्य के हिसाब से क्रमशः कितना है? तो 90% मात्रा के हिसाब से, 60% मूल्य से, 95% मात्रा से, 70% मूल्य से, 85% मात्रा से, 65% मूल्य से, 80% मात्रा से, 75% मूल्य से। तो आपको बताना है कि जो मैरीटाइम ट्रेड है हम लोग का, तो वो क्या है? 95% बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। वो हमारा ट्रेड किससे करते हैं हम लोग? समुद्र से करते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है मूल्य के हिसाब से 70%। तो आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गलाथिया पोर्ट जो न्यूज में था, ठीक है, भारत के दक्षिणी बंदरगाह में से एक है, वो कहाँ स्थित है? गलाथिया पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में भी है और स्ट्रेटेजिक जगह पे है। तो ये बताना है कि कौन सा जगह पे है। क्या ये तमिलनाडु पे है, क्या ये लक्षद्वीप पे है, क्या ये अंडमान निकोबार पे है, या केरला पे है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका अंडमान निकोबार पे है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि जो पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है, ये बताना है कि कौन सा क्षेत्र से ये बिलोंग करता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तीसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंसमेंट करने के लिए, चौथा ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो ये जो योजना जो है पीएम ई ड्राइव जो योजना था वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन के लिए, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत यूएस के नेतृत्व करने वाले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का कौन से नंबर का सदस्य बन गया है? तो एक अमेरिका लीड जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भारत ने सदस्यता ली, तो वो कौन से नंबर का मेंबर बन गया है? तो बताना है आपको कौन से, 12वें नंबर के, या 13वें, या 14वें, या 15वें?
तो आपको बताना है कौन से नंबर के बन गया है। तो भारत क्या बन गया है, 14th नंबर का मेंबर बन गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 तक भारत सरकार ने कितने खनिज को महत्वपूर्ण रूप से चिन्हित किया गया है। तो अभी तक भी डाटा में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो बताना है कि खनिज कितना खनिज को चिन्हित किया गया है, ठीक है ना। क्रिटिकल जो इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल हो गया है। तो वैसे कितने मेटल को चिन्हित किया गया है, 24, 30, 28 या 35। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30 क्रिटिकल मेटल को हमने चिन्हित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो ये बताना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेल जिसको बोलते हैं संयंत्र है और उसके स्थान के बारे में गलत जोड़ी बनाना है। तो अब हम लोग ने अभी क्या है, फिर स्टील का पॉलिसी लेके आया था और हम लोग को 500 मिलियन टन का टारगेट हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए न्यूज में था, ठीक। तो बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा गलत है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल पे, बिल्कुल सही, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल पे है। सालेम स्टील प्लांट जो है तमिलनाडु पे है, बिल्कुल ये सेल तमिलनाडु पे है। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ पे है, बिल्कुल सही है। चौथा जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, राउरकेला का जो सेल है आपका ओडिशा में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी जो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्टार्टअप के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। भास्कर एक पोर्टल था, बनाए हैं, ठीक है। इस पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टार्टअप की अचीवमेंट रजिस्ट्री, ये नहीं है, गलत है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एंड एक्सेस रिसोर्स, ये भी गलत है। भारत स्टार्टअप की एक्सेस रिसोर्स, ये गलत है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये सही है, ठीक है। तो इसमें आप जो जितने भी स्टार्टअप हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं और एक दूसरे का इंफॉर्मेशन और नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सितंबर 2024 में किस संस्थान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया। आपको बताना है कौन सा कंपनी है जिसको कंपनी एक्ट के तरह से एक पीएसयू में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला है। क्या नेशनल हाउसिंग बोर्ड है, नहीं, बिल्कुल गलत है। सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये भी नहीं है। क्या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। तो करेक्ट क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको क्या है, नया आइडेंटिटी बनाया गया है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विंडफॉल टैक्स न्यूज में रहता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताना है कि जो विंडफॉल टैक्स है कहां पे इंपोज करते हैं। ये एक तरह से अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण कंपनियों द्वारा अर्जित असामान्य लाभ पर लगता है। दूसरा, घरेलू उद्योग में विदेश निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए। तीसरा, जो सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। चौथा, रेगुलेट करने के लिए प्राइस इसेंशियल कमोडिटी का। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तीसरा क्या बोलते हैं, विदेश निवेश, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या होता है कि जो आपका जो अनएक्सपेक्टेड जो सर्कमस्टांसेस होता है उसके कारण आपको प्रॉफिट जो होता है वहां पे लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर कोविड के टाइम में डिजिटल जा रहे थे तो बहुत सारे को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया। तो ऐसी जगह पे विंडफॉल टैक्स लग सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो ऑपरेशन चक्र, ठीक है ना, जो न्यूज में था वो कौन से संस्थान से जुड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आपको बताना है कि जो ऑपरेशन चक्र है वो कौन से संस्था से जुड़ा हुआ था। तो ये जो जुड़ा हुआ था न्यूज में था क्या है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न है, अपने को बताना है कि आईएनसी अरिहंत, ठीक है, आईएनसी अरिहंत न्यूज में था, ठीक है ना। भारतीय नौसेना के मुख्य
भूमिका क्या है? तो इसका मुख्य भूमिका है, मतलब किसके लिए है? क्या है ये? एक फ्रिगेट है? नहीं, ये फ्रिगेट नहीं है। क्या कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है? नहीं है ये। क्या एयरक्राफ्ट कैरियर है? नहीं है। ये क्या चीज है? न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, INS अरिहंत। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीएम जुग जुग पीएम जुग या फिर जुग, इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूज में था, लॉन्च किए थे। तो इसका प्राइम मिनिस्टर ज्वाइंट यूटिलिटी फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट है? नहीं, ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर जस्टिस एंड गवर्नेंस अलायंसेस है? ये भी गलत है। प्राइम मिनिस्टर ज्वाइंट यूनिफाइड गवर्नेंस फॉर अचीवमेंट है? ये भी गलत है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान, जो ST समुदाय है उसके लिए लेके आए हैं। जनजाति प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम अभियान है इसका फुल फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जो अनुसूचित जाति के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है उनके जनसंख्या के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है लगभग 10.45 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। दूसरा, गरीबी रेखा से जो नीचे अनुसूचित जनजाति की संख्या है लगभग 40% है, 40.6% है। जो जो सेक्स रेशियो है, जो जनसंख्या है उनका लगभग 90 फीमेल में से फीमेल है पर 1000 मेल, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। बिल्कुल सही है। तो उसका उनका लिटरेसी रेट जो है वो है 75% से ऊपर, नहीं 75% तो ऊपर नहीं है। ठीक है ना, ये काम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर जो यहाँ पे गलत है वो क्या हो जाएगा? डी, लिटरेसी रेट उनका इतना नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग को देखना है, ये बता रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो कि 10 वर्ष पूरे हुए थे तो उसके रिपोर्ट भी आए हुए थे। अभी बहुत सारे जो योजना है वो न्यूज में रहेंगे और इम्पोर्टेंस भी हो जाएंगे, क्योंकि 10-10 साल कंप्लीट हो रहा है तो उसके अराउंड बहुत सारा रिपोर्ट आएगा। तो इसमें बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में। मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, 5.5 लाख से अधिक गांवों में खुले के शौच से मुक्त ODF फ्री घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। लगभग 5.5 लाख गांव को ODF प्लस घोषित किया गया। तीसरा, स्वच्छ भारत अभियान को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है, बिल्कुल सही है। जो ग्रामीण क्षेत्र का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो जल शक्ति मंत्रालय करेंगे। लेकिन आपको बताना है कि जो शहरी क्षेत्र का जो स्वच्छ भारत अभियान है कौन सा मंत्रालय उसको संभालता है, आप कमेंट में लिखिएगा। लास्ट, ये सही है। लास्ट, मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी, ये गलत हो गया, क्योंकि स्वच्छ भारत का जो आइकॉन ही अगर देखोगे तो आप गांधी जी हैं। 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, तो इसमें कौन सा है? डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, PMJ के बारे में है। PMJ, ठीक, तो प्रधानमंत्री PMJ जो आयुष्मान भारत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसका एक पार्ट है PMJ जन औषधि योजना। तो PMJ जो है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य जो कवर प्रदान करता है, इंश्योरेंस बोल सकते हो, या फिर 5 लाख रुपए है पर ईयर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरा, इट टारगेट अराउंड 50 करोड़ बेनिफिशियरीज, लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरी को टारगेट करता है, ठीक, ये भी सही है। ठीक, तीसरा, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर, तो स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय इसको लागू करता है, ये भी सही है। ठीक, चौथा, PMJ वाज लॉन्च इन 2019 अंदर आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के अंदर तो इसको लागू किया गया था, लेकिन ये 2019 नहीं है, ये 1 साल पहले 2018 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, जो कि गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये भी योजना लखपति दीदी, एक जो पहल है योजना है उसके बारे में गलत कथन क्या है? गलत कथन क्या है
आपको बताना है। यह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है। हाँ, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का एक लक्ष्य, एक योजना है, ये सही है। ये पार्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना का, जो NRLM के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। ठीक, ये करता है, ये द टारगेट इस जो दो लक्ष्य 2024 तक का प्रत्येक महिला को वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर करना है। हाँ, लखपति से समझ में आ रहा है, 1 लाख से ऊपर करना है, ये भी सही है। चौथा है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये लागू किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो NRLM आप समझे होंगे तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है, नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत OTLS, ठीक है ना, बताया गया है, ये क्या है, इसके संदर्भ में गलत कथन क्या है। ठीक, तो OTLS का मतलब होता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ये सही है। यह वयस्कों के लिए डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित है, डिजिटल लिटरेसी पे केंद्रित है, बिल्कुल ये सही है। तीसरा, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, बिल्कुल ये जो कार्यक्रम है शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। लास्ट, OTLS जो केवल क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करता है, नहीं, क्षेत्रीय भाषा में नेशनल भाषा में भी करते हैं, इंग्लिश में भी हो सकता है, तो केवल क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग ने ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने सितंबर का जो सेकेंड पार्ट है उसको कंप्लीट किया, जिसमें इकोनॉमी और गवर्नमेंट योजना था। तो आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। और PDF को डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।